फरवरी 2005 में गिरफ्तारी से पहले डेनिस रेडर को समुदाय में सामान्य और अच्छे व्यवहार वाला माना जाता था। समाचार माध्यमों ने उन्हें मेहनती, कई डिग्रियों वाले, एक धर्मनिष्ठ, नियमित रूप से चर्च जाने वाले और कब स्काउट लीडर के रूप में वर्णित किया। सभी के अनुसार वह अपने समुदाय के एक सक्रिय सदस्य थे और आमतौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। लेकिन वो मुखौटा तब गिर गया जब यह खुलासा हुआ कि रेडर वही कुख्यात और पहले अज्ञात सीरियल किलर था जिसे बीटीके कहा जाता था, एक क्रूर और हिंसक अपराधी जिसने कई दशकों तक विचिटा, कंसास में आतंक मचाया था। डेनिस रेडर कौन था और उसे ऐसे जघन्य कृत्य करने के लिए क्या प्रेरित किया? तो इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सवालों और भी बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि हम डेनिस रेडर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की जांच करेंगे। इस वीडियो में हम उसे बीटीके किलर नहीं कहेंगे, क्योंकि वह इसी नाम से मशहूर होना चाहता था। हम उसे एफडीएफ यानी फ्लॉपी डिस्क फेलियर कहेंगे, और हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि ऐसा क्यों है। प्रारंभिक जीवन। डेनिस लिन रेडर का जन्म 9 मार्च 1945 को पिट्सबर्ग, कंसास में हुआ था। वो डोरोथिया में और विलियम एल्विन रेडर के 4 बेटों में सबसे बड़े थे। बच्चे विचिट्टा, कैंसस में बड़े हुए और सभी के अनुसार वे सीमित साधनों वाला परिवार थे। डोरोथिया एक बुककीपर के रूप में काम करती थीं, जबकि उनके पति शुरू में यूएस मरीन कॉर्प्स में थे और बाद में कैंसस गैस सर्विस के कर्मचारी के रूप में काम करने लगे। दंपति लंबे और मेहनत भरे घंटे काम करते थे, जिससे उनके पास अपने बच्चों के साथ पूरी तरह जुड़ने के लिए बहुत कम समय बचता था। रेडर बचपन में बॉय स्काउट्स में शामिल हुए, जहां उन्होंने गाठें सीखी जो बाद में हत्याओं में काम आईं। वे स्थानीय लूथरन चर्च के सक्रिय सदस्य भी थे। रेडर के पिता विलियम को जानने वालों ने उन्हें सख्त पर क्रूर नहीं कहा। रेडर ने कहा, मेरी पापा से बहुत बनती थी। हालांकि उनकी मां से संबंध बिल्कुल अलग थे। मां हमेशा खुश नहीं थीं। मैं हमेशा उनसे प्यार करता रहा हूं, आज भी बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे मन में मम्मा के लिए थोड़ी थोड़ी सी नाराजगी जरूर थी। ये उनके अपने ही शब्द थे। उन्होंने कहा कि बचपन में उन्हें लगता था उनकी मां ने उन्हें नजरअंदाज किया, इसलिए उनके मन में मां के लिए नाराजगी थी। बताया गया कि डोरोथिया चौथे बेटे के जन्म के बाद प्रसवोत्तर अवसाद से ग्रस्त थीं। डेनिस ने बताया कि वह धूम्रपान करती थीं और बच्चों की मदद करने के बजाय टीवी देखना ज्यादा पसंद करती थीं। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसा लगता था कि वो हमारे बजाय किसी तीसरे व्यक्ति, किसी दोस्त या किताब को अपने साथ रखना ज्यादा पसंद करती थीं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनकी मां मेरी करीबी मित्र नहीं बन पाईं। हालांकि डेनिस को अपने माता पिता की अनुपस्थिति महसूस होती थी, लेकिन उन्होंने अपने दादा दादी की यादें बड़े प्यार से साझा कीं, जिन्हें उन्होंने बहुत स्नेही बताया। उन्होंने कहा, घर 2 मंजिला, लकड़ी का सफेद रंग का था और आगे बरामदा था। मेरी शुरुआती यादों में है कि जब तूफान आया मैं बिजली गरज से डर गया था। तब दादी ने समझाया कि ये बस आलू की गाड़ी है जो पुल पार कर रही है, और ये आवाज आलूओं के गिरकर तख्तों से टकराने की है। उन्होंने अपनी दादी को अद्भुत और मददगार बताया, लेकिन कभी-कभी वो दूर रहती थीं, जैसे उनका मन कहीं और हो, ठीक मेरी मां की तरह। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनके दादा एक अच्छे दिल वाले इंसान थे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनमें एक क्रूर पक्ष भी था। डेनिस ने कहा कि उसे बचपन से पता था कि वो हत्यारा बनेगा। उनकी खास यादों में से एक वो थी जब मां की अंगूठी सोफे की स्प्रिंग में फंस गई। ये महसूस करते हुए कि वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती, डोरोथिया डर गईं और अपने बेटे से मदद लाने की गुहार लगाने लगीं। यहां तक कि एक बच्चे के रूप में भी। डेनिस को याद है कि वह डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उत्साहित था। मैं उसे घूरता रहा,
मेरे पेट के निचले हिस्से और जांघों के बीच वाले हिस्से में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वो अपनी मां के फंसे होने से उत्साहित हो जाता था और अक्सर इस दृश्य को अपने दिमाग में बार बार दोहराता था, जिसमें वो अपनी मां की जगह अलग अलग महिलाओं को रखता था। बचपन में उसे याद था कि मुर्गियों को काटने से पहले बांधते देखना उसे उत्तेजित करता था, और फिर वो कल्पना करने लगा कि महिलाओं को ट्रेन की पटरियों पर बांध रहा है। डेनिस ने पिता की लोनली हार्ट्स हत्यारे पर लिखी किताब पढ़कर खुद को संतुष्ट किया। ये किताब 1950 के दशक के सीरियल किलर हार्वी ग्लैटमैन पर थी। ग्लैटमैन अधिकतर पीड़ितों को फोटोग्राफर बनकर फंसाता था, पर कम से कम एक शिकार से उसने अखबार में दिए गए लोनली हार्ट्स विज्ञापन के जरिए मुलाकात की थी। डेनिस अपने अंदर के सीरियल किलर को, अपने उस हिस्से को जो इन चीजों में आनंद लेता था और हिंसक यौन कल्पनाओं का आनंद उठाता था, मीनोटॉर कहकर संबोधित करता था। डेनिस ने रिवरव्यू एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां उसे औसत अंक बनाए रखने में मुश्किल होती थी और कभी-कभी उससे भी नीचे चला जाता था। वो शर्मीला और अंतर्मुखी था, दोस्तों से आसानी से नहीं जुड़ता था, उसे समूह में बोलना पसंद नहीं था और वह धीरे पढ़ता था। स्कूल के दिनों को याद करते हुए डेनिस ने कहा, शायद ग्रेड स्कूल में भी मुझे कुछ समस्याएं थीं, यौन कल्पनाएं, शायद सामान्य से ज्यादा। फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर टोनी रॉक, जिन्होंने रेडर की गिरफ्तारी के बाद उसकी जांच की, मानते हैं कि उसकी जिंदगी के शुरुआती दौर में कुछ हुआ था। इससे डेनिस ने मौत को यौन सुख से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर रेडर ईमानदार होता तो मुझे लगता हमें उसके बचपन की कोई घटना मिलती जिसे रेडर ने तुरंत यौन भावनाओं से जोड़ लिया था। शुरुआत में ही रेडर ने ऐसी घटना देखी जहां उसने यौन सुख को किसी जीवित प्राणी को तड़पते और मरते हुए देखने से जोड़ लिया। पहली घटना के बाद उसने उन भावनाओं को पोषने के लिए मेहनत करने लगी। डेनिस ने किशोरावस्था में जानवरों को नुकसान पहुंचाया और मारा, जैसा अक्सर सीरियल किलर्स करते हैं। उसे बेटी नाम की महिला याद थी, जो उसके पिता के चचेरे भाई की पत्नी थी, कविताएं पढ़ती और शब्द पहेलियां हल करती थीं। रेडर ने बताया कि वह बिल्लियों से नफरत करती थीं। वो खेत में बिल्लियों को बोरे में डालकर डुबोने की बातें सुनाती थीं। मेरी तरह वो भी मानती थीं कि बिल्लियों में रहस्यमय शक्ति और बुराई होती है, जिसे खत्म करना जरूरी है। शायद उनकी कहानियों ने मुझे उन्हें बांधकर शिकार बनाने के लिए तलाशने को प्रेरित किया। मैंने 1 या 2 बिल्लियों को डुबो दिया था। रेडर ने भी खुले तौर पर ठुकराए जाने को स्वीकार करने में कठिनाई के बारे में बात की थी। उसने बताया कि बचपन में उसके चर्च के पादरी की बेटी उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। यह जरूर प्यार था, क्योंकि अगर मैं उसे रविवार को नहीं देख पाता था तो मेरे अंदर दर्द होता था। उसके पिता उसे इस इलाके से दूर ले गए तो मैं टूट गया। मैं कभी भी अस्वीकृति को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि यही मेरी मुख्य समस्याओं में से एक है, अस्वीकृति और ध्यान। किसी तरह बचपन में चाहा जाना और प्यार किया जाना महसूस करने की जरूरत ठीक से विकसित नहीं हो पाई। अजीब बात है, रेडर अपने युवावस्था में साइलो का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उसने बताया कि वह सिर्फ उसमें प्रवेश करते ही अक्सर उत्तेजित हो जाता था। उसने बताया कि वह और उसके भाई अक्सर काउबॉय इंडियन खेलते थे और उसे पकड़े जाने और बांधे जाने में मजा आता था। बंधा या असहाय होना या दूसरों को ऐसा देखना रेडर को गहराई से उत्तेजित करता था। बचपन में उसे असली और काल्पनिक अपराध कहानियां, जिनमें बंधी हुई असहाय महिलाएं हों, और क्लासिक हॉरर मॉन्स्टर फिल्में पसंद थीं, जैसे 1953 की द हाउस ऑफ वैक्स और 1943 की द वुल्फमैन। रेडर ने कहा, वेयरवुल्फ अपने शिकारों का पीछा करता था, उसका चेहरा चांद पर राक्षस जैसा रहस्यमय प्राणी। उस पीछा और शिकार में थोड़ी यौन उत्तेजना थी। प्राथमिक स्कूल के बाद रेडर ने 1959 से 1963 के बीच विचिटा हाइट्स हाई स्कूल में पढ़ाई की, साथ ही पार्ट टाइम काम भी किया। वो गणित, अंग्रेजी में संघर्ष करते, पर कला में उत्कृष्ट थे। उन्होंने अपनी नौकरी को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, हालांकि क्योंकि वह कार खरीदने के लिए पैसे बचाना चाहते थे। इस समय उनकी शिक्षा उन्हें कम महत्वपूर्ण लगने लगी थी। इसी समय उन्होंने पहली बार सेंधमारी की। एक रात स्कूल में घुस गए और लड़कियों की डेस्क में तलाशी ली। उनकी चीजों को छूने का विचार ही उन्हें रोमांचित करता था।
समय के साथ वह सेंधमारी में और साहसी हो गया। वो तब तक इंतजार करता था जब तक घर में कोई मौजूद न हो। फिर अंदर जाकर लड़कियों के कमरों को ढूंढता और उनकी चीजों को टटोलता था। वो अक्सर यादगार के लिए अंडरवेयर या स्टॉकिंग्स लेता था। जब वो खिड़कियों से झांकने लगा ताकि वो महिलाओं को कपड़े उतारते हुए देख सके, तो रेडर की कल्पनाएं फिर से और उग्र हो गईं। डॉक्टर कैथरीन रैम्सलैंड ने अपनी किताब कन्फेशन ऑफ अ सीरियल किलर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डेनिस रेडर द बीटीके किलर में लिखा कि उसमें पैराफिलिया विकसित होता दिखा, जो एक यौन विकार है। आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में शुरू होकर वयस्कता तक रहता है। इस विकार में यौन उत्तेजना वस्तुओं जैसे गुड़िया, अंडरवेयर, विशेष गतिविधियों जैसे बंधन, चाकू मारना या विकृत अनुभवों जैसे पीछा करना, गला घोटना, उल्टी करना से आती है। इस विकार वाले लोग अक्सर उसी में डूब जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनकी कल्पनाएं और अधिक विस्तृत होती जाती हैं। डेनिस ने बताया कि अपनी किशोरावस्था की शुरुआत में ही वो अपने परिवार के घर के बेसमेंट में ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिएशन का अभ्यास करता था, जिसमें वो खुद को फांसी पर लटकाता था ताकि चरम सुख प्राप्त कर सके। उसने बताया कि उसने कई साल यौन उत्तेजना बढ़ाने वाले उपकरण बनाने में बिताए और खुद को लटकाने व बांधने के अलावा भी कई तरह की चीजों से आनंद लेता था। खुद को बांधना और महिलाओं के कपड़े पहनना भी उसे उत्तेजित करता था। वो बाद में अक्सर मास्क और महिलाओं के कपड़े पहनकर खुद को बांधकर या लटकाकर तस्वीरें खींचता था। इन तस्वीरों पर पूछने पर रेडर ने माना कि वो अपने शिकारों की नकल कर रहा था। डेनिस को दूसरों की मानसिक यातना सोचकर भी आनंद मिलता था। डॉक्टर रैम्सलैंड के लिखे अनुसार सैडिस्ट लोगों को एक कमजोर, आज्ञाकारी इंसान पर अपनी मर्जी चलाने से मिलने वाली शक्ति और अधिकार की भावना में आनंद आता है, और रेडर ने भी यही शक्ति दिखाई। जब वो हत्या करने जाता तो अपने शिकारों को बताता कि वे मरने वाले हैं ताकि वे जान सकें। डॉक्टर रैम्सलैंड ने कहा कि पैराफिलियाएं तब बनती हैं जब यौन प्रवृत्ति अन्य अनुभवों से जुड़ती है। एक बार स्थापित होने पर वे मुख्य उत्तेजना बन जाती हैं और सामान्य अनुभवों की ओर लौटना कठिन हो जाता है। 1963 में स्नातक के बाद रेडर ने स्थानीय किराना दुकान में काम किया और 1966 की गर्मियों में 21 वर्ष की उम्र में अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुए। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि उन्होंने ऐसा वियतनाम युद्ध में भर्ती होने से बचने के लिए किया था। उन्होंने 4 साल सेवा की और 1970 में सेवा से मुक्त हो गए। करीब 1 साल बाद पाउला डिट्स से मिले और 22 मई 1971 को शादी की। उनके 2 बच्चे हुए। 2 साल बाद रेडर को सेस्ना नामक छोटे विमान निर्माता में नौकरी मिल गई। इसी दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में एसोसिएट डिग्री ली। फिर विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री की पढ़ाई शुरू की। करीब 9 महीने बाद डेनिस की नौकरी चली गई, जिससे वह उदास और दिशाहीन हो गया। उसने ट्रोलिंग शुरू कर दी। ये नाम उसने अपनी पसंदीदा गतिविधियों में से एक को दिया था, जिसमें वो अपनी कार से घूमता और उन महिलाओं को देखता जिन्हें वो आकर्षक मानता था। वो महिलाओं का पीछा करने लगा जब वे खरीदारी कर रही होती थीं, और कल्पना करता था कि वो उनकी कारों के पीछे के हिस्से में छिप जाए ताकि वो उन्हें अचानक पकड़ सके और बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर सके। लेकिन जनवरी 1974 तक डेनिस रेडर ने अपना आखिरी निशाना तय नहीं किया था। ओटेरो परिवार। 33 साल की जूलिया ओटेरो और उसकी 11 साल की बेटी ने पहली बार नवंबर 1973 में रेडर का ध्यान खींचा था। एक दिन उसने जूली को बच्चों के साथ स्कूल जाते देखा और उनका पीछा किया। जूली अपने पति जोसेफ और 5 बच्चों के साथ नॉर्थ एजमूर में रहती थी। 15 जनवरी 1974 की सुबह जब रेडर ने हमला शुरू किया, 3 बड़े बच्चे स्कूल जा चुके थे। डेनिस इस हमले की कई हफ्तों, शायद महीनों तक योजना बना रहा था। उसने हमले का सामान इकट्ठा करने में समय लगाया, जिसमें बंदूक, चाकू, हुड, रस्सियां, टेप, प्लास्टिक बैग, दस्ताने और ताले तोड़ने के औजार थे। कई महीनों की निगरानी के बाद उसने तय किया कि सुबह हमला करना सही है, जब बड़े बच्चे स्कूल में हों और जूली का पति काम पर हों। तो सोचिए डेनिस रेडर कितना हैरान हुआ जब उसने सुबह 8:20 बजे घर की फोन लाइन काटी। घर में घुसने पर उसने देखा
जूली 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली नहीं थी। जूली के पति जोसेफ भी वहां थे। डेनिस ने .22 कैलिबर की पिस्तौल उठाकर परिवार से कहा कि ये डकैती है, डरे नहीं, वो भगोड़ा है और सिर्फ कुछ सामान और पैसे चाहता है। बच्चे जोसेफ ओटेरो सेकित उम्र 9 साल और जोसेफीन जोसी ओटेरो उम्र 11 साल, जो अभी स्कूल जाने ही वाले थे, डरे हुए दिख रहे थे। जोसी रोने लगी। रेडर परिवार कुत्ते के भौंकने से परेशान था। धमकी देने के बाद जोसेफ ने कुत्ते को बगीचे में रखने पर सहमति दी। रेडर ने चारों परिवार वालों को एक कमरे में भेजा, उनके हाथ पीछे बांधे और जोसेफ व जोई के सिर पर प्लास्टिक की थैलियां डाल दी। जूली और जोसी ने रिहाई के लिए मोलभाव किया, लेकिन रेडर पर असर नहीं हुआ। उसने पहले पिता पुत्र को मारा, फिर जोसी की गर्दन में रस्सी बांधकर उसे बेहोश किया और मां का गला घोट दिया। इसके बाद वो 11 साल की जोसी को बेसमेंट में ले गया और उसके कपड़े उतार दिए। फिर उसे एक पाइप से लटका दिया, जो उसके वजन को सहन करने के लिए काफी मजबूत था। भयानक रूप से रादर ने वहां से जाने से पहले हस्तमैथुन किया। हालांकि बाद में उसके डीएनए सबूत का इस्तेमाल उसे दोषी ठहराने में किया गया। घर छोड़ने से पहले डेनिस ने थर्मोस्टेट का तापमान बढ़ा दिया, ताकि मौत के समय का अंदाजा लगाने में मुश्किल हो। उसे तब पता चला कि उसकी वही चाकू गायब है जिससे उसने फोन की लाइनें काटी थीं जब वो पहले ही जा चुका था। वह गाड़ी में वापस गया ताकि उसे उठा सके, इससे पहले कि किसी को पता चले। उस दोपहर ओतेरो परिवार के 3 सबसे बड़े किशोर बच्चे स्कूल से लौटकर शवों को पाए। घर के अंदर एक हैंडबैग खाली मिला और एक बटुआ मिला जिसमें कुछ भी नहीं था। जोसेफ की घड़ी और जोई का रेडियो दोनों गायब थे। परिवार की कार ड्राइववे से गायब थी और उसी शाम करीब आधा मील दूर एक किराने की दुकान के पास खड़ी मिली। रेडर ने पहली हत्या के बारे में बताया कि ओटेरो परिवार को मारने पर उसे संदेह था, लेकिन पहचान उजागर होने के डर से उसने ऐसा किया। मैंने कोई मास्क नहीं पहना था, हालांकि मेरे पास एक था और शायद मैं उसे नीचे खींचना भूल गया था। वो एक स्टॉकिंग कैप जैसा स्की मास्क था। मेरा मन था कि मैं उन्हें वैसे ही छोड़ दूं, लेकिन मेरे भीतर के किसी अधेरे एहसास ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें मार डालूं। वे मुझे पहचान सकते थे, इसलिए मैंने तय किया कि मुझे उन्हें गला घोंटकर मारना है। बाद में डेनिस ने अपने उपनाम के बारे में सोचते हुए BTK, बांधो, यातना दो, मार डालो, चुना। वह उम्मीद करता था कि एक दिन वो जैक द रिपर और टेड बंडी जैसा कुख्यात सीरियल किलर बनेगा और अपने अपराधों के बारे में अखबारों और ट्रू क्राइम पत्रिकाओं में पढ़ने का इंतजार करता था। आगे की हत्याएं। 3 महीने बाद 4 अप्रैल 1974 को विचिटा पुलिस अधिकारियों को 21 वर्षीय महिला कैथरीन डोरीन ब्राइट के घर बुलाया गया। घुसपैठिए ने घर में घुसकर कैथरीन पर हमला करने से पहले केविन को 2 बार गोली मारी थी। केविन घटनास्थल से भागकर अधिकारियों को फोन किया। केविन की गर्दन पर सफेद रस्सी बंधी थी और भागने के बाद उन्हें अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी। इस बीच कैथरीन खून के तालाब में पड़ी मिली, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो अभी भी जिंदा थीं। उन्हें पीठ और निचले पेट में 11 बार चाकू घोंपा गया और गला घोंटा गया। बेहोश होने से पहले उन्होंने अधिकारियों को नाम और उम्र बताई। नायलॉन की जुराबें उसकी कलाइयों और टखनों पर गांठ लगाकर बंधी थीं और नीला स्कार्फ व पतली रस्सी उसकी गर्दन के चारों ओर बांधी गई थी। वो घायल थी, खून बह रहा था और सांस लेने में दिक्कत थी। उसे तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया गया, लेकिन सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई। जांचकर्ताओं ने सुरागों के लिए घर की तलाशी ली। रेडियो चालू था और कैथरीन के बैग का सामान बाहर था। अंडरवेयर की दराज खोली गई थी और घर का टेलीफोन दीवार के कनेक्शन से अलग किया गया था। आगे और कपड़े, जिनमें शर्ट और एक नाइटी शामिल थी, मिले, जो सभी खून से सने हुए थे, और 2 दांत बरामद किए गए। बाथरूम के दरवाजे में गोली का छेद था और बेडरूम में खून लगी कुर्सी थी जिस पर स्टॉकिंग्स बंधी थीं। पीछे के दरवाजे का शीशा टूटा था और उसके टुकड़े जमीन पर चमक रहे थे। कैथरीन के पिता के ट्रक में एक प्लास्टिक रस्सी मिली थी। केविन ने बताया कि एक हथियारबंद गोरा आदमी घर में घुसा और खुद को कैलिफोर्निया से भागा अपराधी बताया।
उसने हमलावर की उम्र करीब 25 साल, कद 5 फुट 11 इंच, शरीर गठीला और वजन करीब 180 पाउंड बताया। उसने बताया कि उसके बाल काले थे, मूछें थीं, वो पसीने से तर और दस्ताने पहने था। उस आदमी ने केविन को बंदूक दिखाकर उससे उसकी बहन को बांधने को कहा और फिर पैसे मांगे। फिर उसने केविन की गर्दन के चारों ओर एक स्टॉकिंग डाल दी और दोनों के बीच बंदूक को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद बंदूक चल गई। उसने घुसपैठिए से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से गोली मार दी गई। अपनी बहन के लिए डरे केविन मदद न मिलने की चिंता में अकेले उस आदमी से न लड़ पाने पर किसी तरह भागा और कैथरीन को पीछे छोड़ मदद लाने दौड़ पड़ा। रेडर ने 21 साल की युवती का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन उसके जोरदार विरोध के कारण उसने उसे चाकू मार दिया। कैथरीन ब्राइट की हत्या के बाद रेडर कई साल छुपा रहा। अगस्त 1976 में उसने नया निशाना चुना, लेकिन हॉलिडे इन स्नाइपर मार्टिन सोल्स की गोलीबारी और पुलिस के आने पर रेडर डर कर भाग गया। रेडर को लगा कि हत्या करने की कोशिश करना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए उसने अपनी योजना छोड़ दी और स्नाइपर की समस्या के सुलझने का इंतजार किया। उसने फिर से 17 मार्च 1977 को हमला किया। पुलिस को मृत शरीर की सूचना पर 1311 साउथ हाइड्रोलिक स्ट्रीट बुलाया गया। जल्द ही 25 वर्षीय शर्ली वियन डेलफोर्ड की पहचान हुई। उसकी लाश नग्न अवस्था में बिस्तर पर उल्टी पड़ी थी। शर्ली के सिर पर प्लास्टिक बैग गुलाबी नाइटी से कसकर बांधा गया था। उसकी बाहों और टखनों पर इलेक्ट्रिकल टेप चिपका हुआ था और उसके हाथ एक रस्सी से पीठ के पीछे बंधे हुए थे। एक अलग लंबा टुकड़ा रस्सी का उसकी गर्दन के चारों ओर 4 बार लपेटा गया था और वही उसकी कलाई और टखनों के चारों ओर भी लिपटा हुआ था। शर्ली की लाश उसके 6 और 8 साल के बेटों ने पाई। उन्होंने पड़ोसी को मौत की सूचना दी और जांचकर्ताओं को पता चला कि बच्चों ने हमलावर को देखा और बंद बाथरूम से झगड़े की आवाज सुनी। उन्होंने घुसपैठिए को गोरे आदमी के रूप में बताया, जिसके पास बंदूक और जिप वाला छोटा सूटकेस था। उसने उन्हें और उनकी बहन को बाथरूम में बंद कर बांध दिया। वे तभी भाग सके जब उनमें से बड़े बच्चे ने बाथरूम की खिड़की तोड़ी थी। 6 साल के लड़के ने बताया कि उसने घुसपैठिए को उसी दिन सड़क पर देखा था। उसके पास एक मां और बेटे की तस्वीर थी और उसने उससे पूछा कि क्या उसने उन्हें देखा है या जानता है। उस छोटे लड़के ने कहा कि वह नहीं जानता। डेनिस ने कहा कि शर्ली पर उसका हमला संयोग था। असल में वो एक और महिला को ढूंढ रहा था जिससे वो विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में मिला था, लेकिन उस घर में घुस नहीं सका। उसने बताया कि उसने शर्ली के बेटे से बात कर अपनी पत्नी और बच्चे की फोटो दिखाकर पूछा था क्या उसने उन्हें देखा है। उसने देखा कि लड़का घर गया, उसके पीछे गया, दरवाजा खटखटाया और खुद को स्कूल डिटेक्टिव बताकर फोटो वाली महिला और बच्चे को ढूंढने की बात कही। आखिरकार जब बाहर आई, जो अभी भी अपनी नाइट ड्रेस में थी, और बताया गया कि तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसने बंदूक निकाल ली। रेडर का अगला शिकार 25 साल की नैन्सी जो फॉक्स थी। शर्ली के विपरीत नैन्सी रेडर की असली निशाना थी, जिसे उसने हमले से कई महीने पहले ही पीछना शुरू कर दिया था। उसने उसे एकदम सही निशाना बताया, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, उसके पास कभी कोई अनचाहा मेहमान नहीं आता था और उसके पास कुत्ता भी नहीं था। उसने उसका नाम उसकी चिट्ठियों को देखकर पता किया और ये भी जान लिया कि वो कहां काम करती है। उसे नैन्सी को सीधे देखने और परखने का मौका मिला। 8 दिसंबर 1977 को उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। घर पर कोई न था। उसने अंदर घुसने से पहले फोन लाइनें काट दी और इंतजार किया। बाद में उसने कहा कि नैन्सी ने मेरा विरोध नहीं किया, उस पर मेरा पूरा काबू था, इसलिए ये उन हत्याओं में से एक थी जिनका मैंने आनंद लिया, जैसा कि मैं उन्हें कहता हूं। जब उसने नैन्सी से अपनी सेक्स समस्या बताई और कहा कि वो सेक्स चाहता है, दोनों ने थोड़ी बात की। फिर नैन्सी ने कहा, इसे जल्दी खत्म करो ताकि वो पुलिस से संपर्क कर सके। रेडर ने कहा, यही बात नैन्सी की किस्मत तय कर गई। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि जानता था वो पुलिस बुला लेगी, क्योंकि वो फिर मास्क पहनना भूल गया था। उसने नैन्सी का गला बेल्ट से घोटा, हाथ पैर नायलॉन की जुराबों से बांधे और बाद में उसकी नाइटी में खुद को संतुष्ट किया, जैसा कि उसने अपनी सभी पीड़िताओं के साथ किया। रेडर ने बाद में उसकी दराजें, हैंडबैग
और उसकी निजी चीजें खंगालीं, ताकि वो अपने साथ घर ले जाने के लिए कुछ अच्छी निशानियां ढूंढ सके। उसने जो चीजें लीं, उनमें से एक नैन्सी का ड्राइविंग लाइसेंस था। अगले दिन उसने फोन बूथ से अधिकारियों को बताया कि नैन्सी का शव उसके पते पर है। जैसा कि पहले बताया गया था, डेनिस को अपनी हत्याओं के जरिए बदनामी पाने का विचार बहुत पसंद था। 31 जनवरी 1978 को उसने शर्ली वियन रालफोर्ड पर खुद की लिखी कविता विचिटा ईगल अखबार को भेजी, लेकिन मीडिया कवरेज नहीं मिलने पर वो निराश हुआ। फिर उसने नैन्सी फॉक्स पर एक और कविता लिखी और उसे पत्र के साथ विचिटा के टीवी स्टेशन KAK भेज दी। पत्र की शुरुआत में, जिसमें कई वर्तनी गलतियां थीं, उसने लिखा, मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अखबार ने वियन पर कविता के बारे में कुछ नहीं लिखा। एक छोटा पैराग्राफ काफी था। रेडर ने आगे जाकर गुमनाम रूप से नैन्सी, शर्ली, कैथरीन और ओटेरो परिवार के 4 सदस्यों की हत्याओं की जिम्मेदारी ली और अपने लिए संभावित उपनाम भी सुझाए, जिनमें BTK और उसके कुछ रूप शामिल थे। उसने कहा कि फैक्टर X ने उसे हत्या के लिए उकसाया और वो बार-बार इसे अपनी हिंसक और निर्दयी प्रवृत्ति की वजह बताता है। बाद में वो डॉक्टर रैम्सलैंड के साथ उसके फैक्टर X का पता लगाने में सहयोग करेगा। रैम्सलैंड ने कहा कि रेडर झूठ नहीं बोलता, पर यह ज्यादा मुश्किल नहीं था। वह चाहता था कि यह रहस्य बना रहे, जिसे कोई पूरी तरह न समझ सके। उन्होंने जोड़ा कि रेडर उतना रहस्यमय नहीं है। मैं इसे हिंसा की ओर बढ़ने की दिशा कहता हूं, उन्होंने बताया, यह कहते हुए कि फैक्टर X वास्तव में उसकी अलग-थलग यौन इच्छाओं और प्रसिद्धि की लालसा का एक संयोजन है, जो उसकी कल्पनाओं और अपराध करने के अवसर से भी जुड़ा है। ओटेरोस परिवार की हत्याएं उसे रोमांचक लगीं, जिससे संभवतः उसे आगे भी हत्याएं करते रहने की प्रेरणा मिली। डेनिस ने अपने पत्र में पुलिस से अनुरोध किया कि वे उसे एक छुपा हुआ संदेश भेजें, क्योंकि उसने अपनी लिखी गई चिट्ठी में कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल की थीं। जांचकर्ताओं ने तय किया कि यह वाकई उसी हत्यारे की ओर से आया था जिसे वे ढूंढ रहे थे। उसके अनुरोध के जवाब में केड ने एक शाम को एक अवचेतन संदेश फ्लैश किया, जो सिर्फ एक पल के लिए दिखाई दिया। इसमें लिखा था, चीफ को फोन करो। साथ में उस चश्मे का एक रेखा चित्र था, जो नैन्सी फॉक्स के अपराध स्थल से बरामद हुआ था। पुलिस को लगा रेडर सरेंडर करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। 27 अप्रैल 1985 को 53 वर्षीय मॉरीन हेज काम पर नहीं पहुंची। उनके स्वभाव के खिलाफ होने के कारण एक सहकर्मी ने बेटे को फोन किया, जो बुजुर्ग महिला से मिलने गया। उसने अजीब तरह से देखा कि उनकी कार गायब थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि जब उन्हें काम पर होना चाहिए था, तब वो कहां हो सकती थी। फिर भी बेटे ने अगले दिन तक मां की गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि वह उनसे संपर्क नहीं कर सका। मॉरीन के घर की फोन लाइनें काटी गई थीं और जांचकर्ताओं को पता चला कि उन्हें आखिरी बार 26 अप्रैल रात 1 बजे, जब एक पुरुष मित्र उनके घर से गया था, देखा गया था। 2 मई को उनकी कार 21वीं और वुडलॉन के एक शॉपिंग सेंटर में बंद और लावारिस मिली थी। ये 27 अप्रैल से वहीं बिना छुए खड़ी थी। 53 वर्षीय महिला का हैंडबैग इसके बाद 37वीं और 143वीं सड़क पर मिला। मॉरीन का शव वेब और 53वीं नॉर्थ के पास पत्तियों घास में मिला। साथ में कुत्ते के अवशेष और गांठ लगी टाइट्स भी थीं। मॉरीन की मौत का कारण गला घोटना था। मॉरीन की मौत की परिस्थितियां डेनिस रेडर के अन्य मामलों से अलग थीं, इसलिए शुरुआत में उसे इससे नहीं जोड़ा गया। उसका तरीका हमेशा यही था कि वो शव को घर के अंदर ही छोड़ देता था। इसी कारण पुलिस ने पहले उस पुरुष मित्र पर ध्यान दिया, जिसने 26 अप्रैल की सुबह मॉरीन को जीवित छोड़ा। रेडर ने हत्या स्वीकार की और बताया कि उसने हमले से पहले घंटों इंतजार किया। उसने पहले मॉरीन के पुरुष मित्र के जाने का इंतजार किया। फिर उसने इंतजार किया जब तक 53 वर्षीय मॉरीन सो नहीं गई। उसके बाद उसने बाथरूम की लाइट जलाई, बिस्तर पर कूद गया और अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। मॉरीन की मौत के बाद उसने उसके कपड़े उतारे, बांधा, ट्रॉफियां चुराईं और शव को कंबलों में लपेटकर उसकी कार में रखा। वो मॉरीन के शव को शुरुआत में अपने चर्च ले गया। वहां उसे अलग-अलग पोज में बांधा और पोलरॉइड कैमरे से तस्वीरें ली, जिसे उसने दुकान से चुराया था। उसने शव को वापस कार में रखा और डंप साइट तक ले गया,
जहां उसने मॉरीन के शव को बाहर धकेल दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। 1986 में रेडर ने दोबारा हमला किया। 16 सितंबर को उसने 28 वर्षीय विक्की वेगरले को उनके घर पर नायलॉन की जुराब से गला घोंटकर मार डाला। उसने चोरी के कैमरे से उसकी लाश की तस्वीरें ली। काम से लौटते वक्त विक्की को उनके पति ने पाया। सौभाग्य से 2 साल का बेटा सुरक्षित था। विक्की के पैरों को चमड़े के फीते से बांधा गया था और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसके गले पर नायलॉन स्टॉकिंग के नीचे चमड़े का जूते का फीता मिला। दंपति की कार ड्राइववे से गायब हुई और घर के पास एक स्टोर की पार्किंग में मिली। रेडर का आखिरी शिकार। 1974 से 1988 के बीच रेडर एडीटी सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करता था, जहां उसके काम का एक हिस्सा घरों में सुरक्षा कैमरे लगाना था। अधिकतर अलार्म तब लगाए गए जब खबर थी कि एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है। 1991 में वो पार्क सिटी नाम के उपनगर में डॉग कैचर और कंप्लायंस ऑफिसर बन गया। उस समय जो लोग उसे जानते थे उन्हें याद है कि वह हद से ज्यादा उत्साही और सख्त था। वो अकेली महिलाओं को परेशान करने में आनंद लेता था। एक पड़ोसी ने याद किया कि उसने उसके कुत्ते को बेवजह मार डाला। फिर भी ज्यादातर लोगों के अनुसार उसे अपनी स्थानीय समुदाय में एक ईमानदार इंसान के रूप में देखा जाता था। वह प्रायः शांत और अच्छा व्यवहार करता था और क्राइस्ट लूथरन चर्च परिषद का अध्यक्ष था। इन सबके अलावा वह एक अच्छे पिता और कब स्काउट लीडर के रूप में भी जाना जाता था। उसकी बेटी कैरी ने बाद में कहा कि उसके लिए अपने पिता के रूप में जिस इंसान को वो जानती थी, उसे एक हत्यारे के रूप में स्वीकार करना मुश्किल था। उसने अपने पालन पोषण को एक सामान्य अमेरिकी परिवार जैसा बताया। उसका आखिरी शिकार 62 वर्षीय महिला डोलोरेस डी डेविस थी। चिंतित दोस्तों ने डी का हालचाल जानने के लिए जांच का अनुरोध किया। 19 जनवरी 1991 को जब यह पता चला कि वो अपने घर पर कहीं नहीं थीं और उनका घर अस्त व्यस्त था, जांचकर्ताओं ने पाया कि उनके घर के पर्दे खींचे हुए थे और बाहर की लाइट दिन के उजाले के बावजूद जल रही थी। उनकी दोस्तों ने अधिकारियों को बताया कि वो हमेशा अपनी गाड़ी गैराज में पार्क करती थीं और यह बहुत असामान्य था कि उन्होंने गाड़ी ड्राइववे पर छोड़ दी थी। रसोई में फोन की तार दीवार से खींचकर निकाली गई थी और लिविंग रूम की टूटी खिड़की से कांच बिखरा था। बेडरूम में बिस्तर की चादरें हटा दी गई थीं। गैराज की छत पर जल्द ही कार की चाबियों का एक सेट मिला और जब डी के वाहन को खोला गया तो अधिकारियों को डिक्की में एक गलीचा मिला। 1/4 मील दूर बिस्तर की चादरें और गद्दे का कवर मिला। 1 फरवरी तक डी का शव नहीं मिला था। 117वीं स्ट्रीट पर कुत्ते संग टहलते लड़के को पुल के नीचे अवशेष मिले। शव पीठ के बल पड़ा था। गर्दन के चारों ओर एक जोड़ी टाइट्स लिपटी हुई थी। घुटनों पर टाइट से पैर बंधे हुए थे और पास में एक हाथ से पेंट किया हुआ पोर्सलीन का मास्क पड़ा था। गिरफ्तारी और सजा। आखिरकार डेनिस का शोहरत का शौक उसकी बर्बादी का कारण बना। वो अपनी मौजूदगी जताने के लिए बहुत उत्सुक और बहुत जल्दीबाज था और अक्सर जांचकर्ताओं के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलकर अपनी चालाकी साबित करने की कोशिश करता था। 2004 तक उसका मामला ठंडे बस्ते में था। चूंकि रेडर ने 1991 के बाद से किसी और की जान नहीं ली थी, इसलिए कई लोगों ने मान लिया था कि वो मर चुका है या किसी और अपराध के लिए जेल में है। लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया और उसने पुलिस व मीडिया को पत्र, ताने और पैकेज भेजे ताकि साबित कर सके कि वह जिंदा है। उसने कई चिट्ठियां विचिटा पुलिस लेफ्टिनेंट केन लैंडवेयर को भेजीं, जो 1980 के दशक में हत्यारे की टास्क फोर्स में थे और तब से इस मामले में लगे हैं। रेडर को लगता था कि लेफ्टिनेंट के साथ उसका खास तालमेल था। मार्च 2004 में रेडर ने विचिटा ईगल को झूठा नाम लेकर पत्र लिखा और विक्की की हत्या कबूल की। उसने अपराध स्थल की फोटो और विक्की के ड्राइवर लाइसेंस की एक कॉपी भी भेजा, जो वो भागने से पहले ले गया था। कहा जाता है कि जांचकर्ताओं ने बीटीके को विक्की की मौत से पहले तक ठोस रूप से नहीं जोड़ा था। क्योंकि विक्की के नाखूनों के नीचे से डीएनए एकत्र किया गया था, इसलिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने हत्यारे की पहचान करने के प्रयास में सैकड़ों पुरुषों के नमूनों से उसका मिलान करना शुरू कर दिया। 1300 से अधिक डीएनए नमूने लिए गए,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले महीनों में रेडर ने जांचकर्ताओं के नाम सार्वजनिक जगहों पर पैकेज छोड़े, जिनमें लेफ्टिनेंट लैंडवेयर भी थे। इनमें आमतौर पर पीड़ितों, अपराध स्थलों और निजी सामान की तस्वीरें या फिर कविताएं और दूसरी लिखित सामग्री होती थीं। एक मौके पर रेडर ने अपने बारे में जो किताब वो लिख रहा था, उसके कुछ अध्याय भी शामिल किए, जिनमें उसके जीवन के कुछ मनगढ़ंत विवरण थे। लैंडवेयर ने हत्यारे के स्पष्ट अहंकार का लाभ उठाकर उससे ज्यादा जानकारी लेने का सोचा था। किसी कारणवश लैंडवेयर पर भरोसा करते हुए रेडर ने उससे पूछा कि क्या फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करके उससे संपर्क करना संभव है, बिना यह पता चले कि वो किस कंप्यूटर से भेजी गई है। यह असंभव था, लेकिन लैंडवेयर ने कहा कि यह संभव है। कुछ हफ्तों बाद एक फ्लॉपी डिस्क स्थानीय टीवी स्टेशन पहुंची और उसका पता रेडर तक लगा, जो अब 59 साल के हैं। उन्होंने अपने चर्च में, जहां वे काउंसिल अध्यक्ष थे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वह डिस्क तैयार की थी। हालांकि डिस्क बहुत मजबूत परिस्थितिजन्य सबूत थी, लेकिन अधिकारियों को लगा कि उन्हें कुछ और प्रत्यक्ष सबूत चाहिए। फिर उन्होंने रेडर की बेटी कैरी के स्मीयर टेस्ट के लिए वारंट लिया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि स्मीयर और विक्की के नाखूनों के नीचे मिले डीएनए में पारिवारिक संबंध है। 25 फरवरी 2005 को गिरफ्तार होने पर रेडर कथित तौर पर इस बात से परेशान था कि लेफ्टिनेंट लैंडवेयर ने उससे झूठ बोला था। उसने लैंडवेयर से, जो उसे सबसे पहले पूछताछ करने वालों में से एक था, पूछा, मुझे आपसे पूछना है केन, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? लैंडवेयर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एफबीआई प्रोफाइलर रॉय हेजलवुड ने कहा कि रेडर खुद को अजय मानता था, इसलिए उसने पुलिस अधिकारी पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि रेडर को लगता था अगर लैंडवेयर ने झूठ बोला तो वो उससे संपर्क तोड़ देगा। अन्य विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि रेडर के मन में अपने युवावस्था में पुलिसकर्मी बनने की इच्छा थी और शायद इसी वजह से वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर आसानी से भरोसा कर बैठा था। इसी वजह से वो हमेशा एफडीएफ यानी फ्लॉपी डिस्क की नाकामी के नाम से जाना जाएगा, ना कि बीटीके के नाम से, जैसा वो चाहता था। रेडर पर प्रथम श्रेणी की हत्या के 10 आरोप थे। उसके अदालत द्वारा नियुक्त बचाव वकील ने 3 मई को उसकी ओर से दोषी न होने की दलील दी, क्योंकि रेडर ने अपनी पेशी के दौरान बोलने से इनकार कर दिया था। लेकिन 27 जून को जब मुकदमा शुरू होने वाला था, 59 वर्षीय रेडर ने सबको चौंका दिया, जब उसने अपनी दलील बदलकर खुद को दोषी मान लिया। ये देखा गया कि उस समय रेडर ने न तो कोई पछतावा दिखाया और न ही अपने कृत्यों के लिए माफी मांगी। अगस्त में पीड़ितों के बयान सुनने पर रेडर ने माफी मांगी, जिसे ऑनलाइन 30 मिनट के एकालाप के रूप में बताया गया। उसे 10 लगातार उम्र कैद की सजा दी गई, जिसमें कम से कम 175 साल की न्यूनतम सजा थी। वो एल्डोराडो, कन्सस की अधिकतम सुरक्षा जेल एल्डोराडो करेक्शनल फैसिलिटी में सजा काट रहा है। वह दिन एकांत कारावास में बिताता है। हालांकि 2006 में अच्छे व्यवहार पर उसे टीवी, रेडियो और पत्रिकाएं मिल गईं। परिणाम: रेडर के दोषी साबित होते ही उसकी पत्नी ने तलाक की अर्जी दी। उसकी बेटी कैरी रॉसन ने 2019 में मीडिया से बात शुरू की। उसने याद किया कि 2005 में एफबीआई ने उससे संपर्क किया था और बताया था कि उसके पिता कुख्यात सीरियल किलर हैं। उन्होंने कहा, आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते और आपके पिता इन सब के काबिल नहीं लगते। उसने ये भी जोड़ा कि उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। उसने अपने पिता को संतुलित, दयालु और गर्मजोशी से भरा हुआ बताया, लेकिन ये भी जोड़ा कि वो कभी-कभी बहुत सख्त हो सकते थे या ऐसे गुस्से या झुंझलाहट के झोंके आ सकते थे जिनकी आप उम्मीद नहीं करते थे। 2003 में गिरफ्तारी से कुछ साल पहले रेडर ने बेटी को उसकी शादी में मंडप तक पहुंचाया। एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कैरी ने निष्कर्ष निकाला, मेरे पास मेरा परिवार था, मेरा पति था, थेरेपी थी, लेकिन फिर भी आप एक तरह से अकेले ही होते हैं। सीरियल किलर की बेटी होना ऐसी बेहद अकेली और भयावह स्थिति है जिसका हिस्सा होने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कातिल की पहचान उजागर होने के बाद के वर्षों में कानून प्रवर्तन की कई शाखाओं ने इस संभावना की जांच की कि रेडर ने जितना बताया उससे ज्यादा लोगों की हत्या की हो, लेकिन अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वो अपने पीड़ितों की संख्या के बारे में शायद सच बोल रहा था। जांचकर्ताओं के साथ साक्षात्कार में उसने बस इतना कहा कि बहुत सारे लोग किस्मत वाले हैं, ये संकेत देते हुए
कि ऐसे कई मामले थे जिनमें उसने लोगों का पीछा किया और उन्हें मारने की योजना बनाई, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर सका। इन शुरुआती निष्कर्षों के बावजूद रेडर 2023 में फिर से सुर्खियों में आए, जब ये खुलासा हुआ कि वो सिंथिया किन्नी नाम की 16 साल की चीयरलीडर की गुमशुदगी के एक संभावित संदिग्ध थे, जो 26 जून 1976 को पोतो, ओक्लाहोमा के एक लॉन्ड्रोमैट से गायब हो गई थी। उस समय लॉन्ड्रोमैट के सामने बैंक में सुरक्षा प्रणाली लग रही थी और रेडर एडीटी सिक्योरिटी सर्विसेज में काम कर रहे थे। पोतो विचिटा से बस 2 घंटे की दूरी पर है। अभी ये साफ नहीं है कि रेडर वही थे जो सिंथिया के गायब होने वाली जगह के पास सुरक्षा प्रणाली लगा रहे थे। ओसेज काउंटी के शेरिफ एडी वर्डन ने बताया कि उन्होंने रेडर की इस अपराध में संभावित भूमिका की जांच करने का फैसला तब किया जब उन्होंने पाया कि सीरियल कातिल ने अपने लेखन में बैड लॉन्ड्री डे वाक्यांश का इस्तेमाल किया था। अधिकारियों ने बताया कि रेडर कभी-कभी लॉन्ड्रोमैट्स में मिलने वाली महिलाओं को निशाना बनाकर उनका पीछा करता था। रेडर ने जेल इंटरव्यू में माना था कि उसने लॉन्ड्रोमैट से लड़की के अपहरण की कल्पना की थी। जांच में अधिकारियों को 22 वर्षीय शोना गार्बर की हत्या का भी पता चला, जिनकी लाश दिसंबर 1990 में मैकडोनल्ड काउंटी, मिसौरी में मिली थी। उसके साथ 2 महीने पहले बलात्कार किया गया था, गला घोटा गया था और अलग-अलग बंधनों से बांधा गया था। 2024 में जांचकर्ताओं को एक महिला से पैकेज मिला, जिसमें राडर द्वारा कथित तौर पर पुलिस को चुराने के लिए इस्तेमाल किया गया क्रॉसवर्ड पजल था। क्रॉसवर्ड में प्राउ, फैंटेसीज और रूज जैसे सामान्य शब्द थे। नई क्रॉसवर्ड समीक्षा में सिंडी, कीनी, कीहो और लॉन्ड्रोमैट की जगह सामने आई। फिर भी इस डॉक्यूमेंट्री के लिखने तक सिंडी और रेडर के बीच कोई ठोस संबंध नहीं मिला। उसकी बेटी ने उससे बात करने की कोशिश की है ताकि पता चल सके कि क्या उसकी बताई गई संख्या से ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया है। केरी ने न्यूज नेशन से कहा, हम ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जो कई खेल खेल रहा है। डॉक्टर रैम्सलेन ने अपनी किताब में राडर के साथ बिताए समय को याद करते हुए ऐसी ही भावनाएं साझा की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि राडर उतना जटिल नहीं था जितना वह दिखाता या बनना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे सब कुछ बताया और मुझे नहीं लगता कि उसने हमेशा सच ही बताया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने राडर को काफी हद तक समझ लिया। डेनिस राडर खुद को बुद्धिमान, रहस्यमय और अजेय बताता है, पर असल में वो अहंकारी है जिसे असुरक्षित महिलाओं और लड़कियों को डराकर यौन संतुष्टि मिलती है। ये स्पष्ट नहीं है कि उसे हिंसा का शौक कब से लगा, लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसी चीज है जो वो अपने बचपन से ही अपने साथ लेकर चला है। रॉबर्ट मेंडोजा, मैसाचुसेट्स के मनोवैज्ञानिक से राडर के वकील ने मुकदमे से पहले उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए संपर्क किया था। राडर से साक्षात्कार के बाद मेंडोजा ने निष्कर्ष निकाला कि वह ओसीडी, नार्सिसिज्म और असामाजिक व्यक्तित्व सहित कई विकारों से पीड़ित था। उन्होंने राडर की ऊंची आत्मछवि पर ध्यान दिया और कहा कि उसकी खास होने की सोच उसे विशेष व्यवहार का हकदार समझाती है। राडर अब भी ध्यान और प्रशंसा चाहता है, जैसा विशेषज्ञों ने बचपन में देखा था, और उसमें सहानुभूति की पूरी कमी है। कैरी रॉसन ने जब अपने पिता से जेल में मुलाकात की तो उन्होंने टिप्पणी की कि राडर अब अपने पुराने स्वरूप की परछाई मात्र रह गए हैं। कभी विचिटा निवासियों को डराने वाला वो आदमी अब कमजोर और बुजुर्ग हो गया है, जो खुद के लिए कुछ भी करने में संघर्ष करता है। अब 78 साल की उम्र में वे व्हीलचेयर पर निर्भर हैं और उनकी पहले की लंबी चौड़ी कदकाठी अब काफी घट गई है। कैरी ने टिप्पणी की, वह अंदर से पूरी तरह सड़ रहा है। हम इसमें और जोड़ेंगे। अच्छा,